ऑक्टेगन की तेज रोशनी में अनाउंसर की आवाज गूंज रही थी। आज रात एक और बड़ा मैच होने वाला था। पहले रिंग में उतरा टीम डिस्ट्रॉयर किंग का लीडर, खुद डिस्ट्रॉयर किंग। उसके लाल मास्क के पीछे एक खूंखार मुस्कान छिपी थी। उसके साथ खड़े थे वाइवर्न किंग, डार्क डीमन किंग और एंजल किंग। नाइट जैसे दिखने वाले फाइटर ने यंगस्टर्स कहकर किम को ताना मारा, अपनी पूरी कोशिश करने की चुनौती दी। बूढ़े हो या नहीं, वायलेंस के सामने सब बराबर हैं। हमारे वॉरियर किंग को अपने सामने टॉप लेवल के फाइटर्स देखकर थोड़ी हैरानी तो हुई, पर उसका कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा लगा नहीं। और फिर अनाउंसर ने दूसरे कोने में खड़े लीडर का नाम पुकारा, वॉरियर किम। स्पॉटलाइट में वो किसी हीरो की तरह खड़ा था। उसके पीछे उसकी टीम एक एक करके सामने आई। एक गुस्सैल वेयरवुल्फ, एक पवित्र दिखने वाला प्रीस्ट और एक मैजिशियन जिसके हाथ में आग थी। काफी फिल्मी टीम थी। वॉरियर किम ने अपनी टीम को देखा। ये वही टीम थी जिसे वो हमेशा गेम में चुनता था, जिसे किम फैमिली पार्टी भी कहते हैं। वॉरियर किम के दिमाग में सब कुछ साफ था। भले ही उसकी टीम ट्यूटोरियल कैरेक्टर्स की बनी हो, पर उसे पूरा यकीन था कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। स्टैच्यू ऑफ मार्स के लिए एडवांस में थैंक्स। ये कॉन्फिडेंस आया कहां से? चलिए कुछ दिन पहले चलते हैं, जब ये मास्टर प्लान तैयार हो रहा था। एक अंधेरे कमरे में किम ने अपनी टीम को इकट्ठा किया। सब उसके बुलावे पर आने के लिए उतावले थे, जैसे किसी मसीहा ने बुलाया हो। उसने अपनी ट्रेडिशनल टीम की कमजोरी बताई, उनका कमजोर डिफेंस। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ी पहेली सुलझा रहा हो। ब्रदर, डोंट वरी, मेरे पास एक सपोर्टिंग एबिलिटी है। मैजिक किम को लगा कि ये उसकी गलती है और प्रीस्ट किम उसे दिलासा देने लगा। क्या पारिवारिक माहौल है। वॉरियर किम ने इस ड्रामे को नजरअंदाज करते हुए समझाया कि कोलोसियम के पुराने धुरंधरों से सीधे सीधे लड़ना नामुमकिन होगा। तो फिर क्या प्लान यूज करोगे? सवाल सुनते ही वॉरियर किम शतरंज के मोहरों को देखते हुए रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया, मानो वो अगला आइंस्टाइन हो। तुम्हें दो बातें याद रखनी है। वॉरियर किम ने अपनी जीनियस स्ट्रैटेजी समझाना जारी रखा। पहला पॉइंट तो बड़ा सीधा साधा था, बस चार्ज करना। पर दूसरा है ब्रॉल करना। और अंदर का नजारा कुछ ऐसा था, कोई लड़ाई नहीं, बस एक दूसरे के बाल नोचे जा रहे थे। वाकई बहुत ही शानदार टैक्टिक। मेरे बाल नहीं, प्लीज। इस अफरा तफरी का मकसद था ओपोनेंट को उसकी स्पेशल एबिलिटी इस्तेमाल करने से रोकना। और जैसे ही एक फाइटर ने अपनी चमक दमक वाली पावर यूज करने की कोशिश की, उसे तुरंत रोक दिया गया। शायद इस प्लान में वाकई कोई दम था। लगता है वाइवर्न किंग को ये बचकानी टैक्टिक बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनकी शाही बेइज्जती हो गई थी। लेकिन किम के हिसाब से सब कुछ प्लान के मुताबिक था। एनिमीज ने उन्हें कमजोर समझकर अपना फॉर्मेशन तोड़ दिया था। गुस्से में किंग हवा में उड़ जाता है, अपनी प्लाज्मा कैनन तैयार करते हुए। फायर! एरियल बैटल वाइवर्न किंग की स्पेशलिटी है, और क्यों ना हो जब आपके पास ऐसी बंदूक हो। पर किम का दावा है कि उसके पास भी इसका तोड़ है। देखते हैं इस जीनियस के पिटारे में और क्या है। लो जी, जैसा कहा था, किम ने एयर रेड नाम का एक काउंटर निकाला और आसमान में अचानक धमाके होने लगे। और फिर हमारा हीरो खुद हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। वाइवर्न किंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तुम उड़ सकते हो? इससे पहले कि किंग कुछ समझ पाता, किम ने अपना अगला मूव चल दिया, टाइगर किंग्स सोरिंग हेवन, और एक स्वॉर्ड स्लैश सीधे उसकी ओर बढ़ा। डैम! आसमान में हुए धमाके का असर नीचे रिंग में भी साफ दिख रहा था। डिस्ट्रॉयर किंग ने जैसे ही अपने अंकल वाइवर्न को पकड़े जाते देखा, उसका ध्यान पूरी तरह भटक गया। लेकिन डिस्ट्रॉयर किंग फाइटर ने भी वही गलती की। बस एक पल के लिए उसकी नजर चूकी।
मुझसे नजरें हटा रहा है। और आयरन फिस्ट किम ने वो मौका नहीं गवाया। एक जोरदार मुक्का सीधा डिस्ट्रॉयर किंग के पेट में जा लगा, जिसकी गूंज पूरे एरीना में सुनाई दी। डिस्ट्रॉयर किंग दर्द से कराह उठा, शायद मन ही मन सोच रहा था कि ये कैसी पावर है। और दूर खड़ा वॉरियर किम, उसे तो पहले से ही यकीन था कि एक ऑलराउंडर अटैकर के लिए डिस्ट्रॉयर किंग जैसे किसी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा कॉन्फिडेंस है भाई। उधर दूसरी तरफ एक अजीब ही लड़ाई चल रही थी। एक ओपोनेंट चिल्ला रहा था कि मेज की तरह लड़ो, और हमारा प्रीस्ट किम, जो मेज है भी नहीं, बस पिट रहा था। लेकिन वॉरियर किम को ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था, जैसे सब उसके मास्टर प्लान का हिस्सा हो। उसने लड़ाई से पहले अपने दोनों साथियों को एक अजीबोगरीब ऑर्डर दिया था। और मैं तुम दोनों को कोई भी मैजिक इस्तेमाल करने से मना करता हूँ। दोनों बेचारे कंफ्यूज्ड थे, लेकिन प्लान बड़ा सीधा था। अपने ओपोनेंट से चिपक कर लड़ो जब तक एक ओपनिंग न मिल जाए। तभी अचानक ओल्ड अपोनेंट ने अटैक करने वाला था हमारे प्रीस्ट के ऊपर, और तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकती है, इतनी तेज कि बेचारे प्रीस्ट को तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। बड़ा क्लासिक मूव है दुश्मनों को अंधा करने का। इस मौके का फायदा उठाते हुए डार्क डीमन किंग अपनी पूरी ताकत से एक खतरनाक हमला तैयार करता है। लगता है वो इस ड्रामे को अब खत्म करने के मूड में है। अब मरो। लाल रंग का वो जानलेवा अटैक सीधा उनकी शील्ड से टकराता है और एक जोरदार धमाका होता है। प्रीस्ट, अब अपनी ब्लेसिंग्स यूज करो। वॉरियर किम चिल्लाकर कमांड देता है और उसका वफादार भाई तुरंत जवाब देता है, एक्शन के लिए तैयार। और जैसा कि उम्मीद थी, शील्ड ने हमला रोक लिया। और देखो, किस्मत भी इनके साथ है, एक नया ट्रेट भी मिल गया। डार्क डीमन किंग तो अपनी ही धुन में हंस रहा है। उसे लगा ये बच्चे सिर्फ डिफेंस ही खेलते रहेंगे। बेचारा, उसे क्या पता कि जाल बिछाया जा चुका है। रुको डार्क डीमन किंग, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक खामोश सहमति के बाद वॉरियर किम अपनी असली ताकत दिखाता है। एक सुनहरा हथौड़ा आग की लपटों में लिपटा हुआ बड़ा ड्रामेटिक नजारा है। चलो इसे खत्म करते हैं। और फिर हथौड़े से एक आग का फीनिक्स निकलता है। वाह, क्या ग्रैंड फिनाले है। लगता है किसी को शो ऑफ करने का बहुत शौक है। डीमन किंग, जो कुछ सेकंड पहले तक इतना कॉन्फिडेंट था, अब इस सुनहरे तूफान में घिर गया है। ये जीत किम फैमिली पार्टी के लिए है। और इसी डिक्लेरेशन के साथ एक जोरदार धमाका होता है जो पूरे एरीना को हिला देता है। मैच ओवर, विनर है टीम वॉरियर किम। जीत के शोर के बीच सिस्टम भी हमारे हीरो को एक और गिफ्ट देने में पीछे नहीं रहा, फियरलेस ट्रेट। वाह! दूसरी तरफ हारे हुए लोग धूल चाट रहे थे। डिस्ट्रॉयर किंग, जो कुछ देर पहले तक इतना कॉन्फिडेंट था, अब बस अपनी हार स्वीकार कर सकता था। हम अपनी हार मानते हैं। वॉरियर किम ने अपना इनाम मांगा और डिस्ट्रॉयर किंग ने बिना किसी नाटक के वादे के मुताबिक एक सोने की मूर्ति उसे थमा दी। इस मार्स के स्टैचू को देखकर वॉरियर किम की आंखों में एक अलग ही चमक थी। जाहिर है उसके दिमाग में पहले से ही अगले प्लान्स चल रहे थे। अपनी जीत के घमंड में उसने एक रिवेंज मैच का ऑफर भी दे डाला। वैसा नहीं होगा, अब हमारे रिटायर होने का टाइम आ गया है। डिस्ट्रॉयर किंग ने अपने रिटायरमेंट को बड़े ड्रामेटिक अंदाज में अनाउंस किया। एक नया एरा शुरू हो गया है, वगैरह वगैरह। खैर, कौन परवाह करता है। कहीं और एक बिल्डिंग की अंदर दो लोग एक दूसरे को काटने पर तुले हुए थे। तलवारों की चमक और खून जैसी लाल एनर्जी हवा में नाच रही थी। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो बस धुंधली लकीरों की तरह दिख रहे थे। हर टक्कर से चिंगारियां निकल रही थीं। टीचर, उम्मीद है आप अभी तक थके नहीं हैं। बिना एक पल की भी सांस लिए लड़की ने अपनी तलवार फिर से उठा ली।
लगता है इस ट्रेनिंग सेशन को जल्दी खत्म करने का उसका कोई इरादा था। मैं एक बार फिर आ रही हूँ। उसकी तलवार से निकली लाल रंग की खतरनाक एनर्जी एक विशाल लहर की तरह उसके टीचर की तरफ बढ़ी। सच कहूँ तो ये थोड़ा ओवर द टॉप लग रहा था। तो ये हेवन स्लेइंग स्टार की पावर है। तो ये सब कुछ घंटे पहले शुरू हुआ। वॉरियर किम अपनी स्टूडेंट को एक पुराना स्टैचू दे रहा था। क्या तुम ये मुझे दे रहे हो? हाँ, उसने कहा कि ये मार्स का स्टैचू उसके किसी काम का नहीं और ये आइटम सिर्फ हेवन स्लेइंग स्टार के लिए है। सोरन को उस स्टैचू से एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी, जैसे वो उसे अपनी तरफ खींच रही हो। उसका चेहरा देखने लायक था। इसे रोको मत, अपनी इंस्टिंक्ट्स को माना, कंट्रोल करने दो। और बस उसकी बात मानकर वो उस लाल रंग की माना एनर्जी में खो गई। पीछे उसका टीचर अपनी ही फिलॉसफी में डूबा था कि कैसे उसकी स्वॉर टेक्निक्स असल में माना कल्टीवेशन भी हैं। लगता है उसे अपने स्टूडेंट से राज छुपाने की आदत है। और फिर उसकी तलवार से एक जबरदस्त लाल ऑरा निकला। तो यही है हेवन स्लेइंग स्टार की असली ताकत। गॉड ऑफ वॉर, मार्स की शक्ति, या कम से कम कहानी तो यही है। उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। मार्स स्वॉर टेक्निक अनलॉक हो गई है। ये तो इनक्रेडिबल है। लेकिन इस बेहिसाब पावर के एहसास के साथ ही उसके चेहरे पर डर की एक लकीर भी खिंच गई। लगता है उसे इस ताकत की कीमत का अंदाजा होने लगा है। वॉरियर किम ने उसे तसल्ली दी, कहा कि ये हेवन स्लेइंग स्टार की ताकत है। सोरन भी एहसान के बोझ तले दब गई, सोच रही थी कि वो ये सब कैसे चुकाएगी। कितनी भोली है। लेकिन उसके दयालु टीचर का इरादा कुछ और ही था। एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसने अपनी तलवार निकाली। एहसान चुकाने का टाइम आ गया था। गिव एंड टेक, मुझे मार्स स्वॉर्ड टेक्निक सिखाओ। और बस एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लाल और नीली एनर्जी की लकीरें हवा में टकरा रही थीं, एक खतरनाक डांस की तरह। ये तो बहुत फास्ट और स्ट्रॉन्ग है। लगता है वॉरियर किम को अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी स्टूडेंट के अंदर कौन सा जानवर जगा दिया है। वो न सिर्फ तेज थी, बल्कि उसकी हेल्थ और माना भी अपने आप रिकवर हो रहे थे। और फिर एक जोरदार धमाका, दोनों की तलवारें टकराईं। अटैक के पावर से वह पीछे धकेला गया। जैसा सोचा था, ये ओवर पावर्ड स्वॉर्ड टेक्निक है। अगर काली का डांस एक खूबसूरत नज्म थी, तो बेग सोरेन का ये डांस एक जंगली जानवर का कहर था। कला नहीं, सिर्फ तबाही। हमारे वॉरियर को अब धीरे धीरे इसका एहसास हो रहा था। हर वार के साथ वो इस पावर को और करीब से महसूस कर रहा था। एक और जोरदार टकराव और बेग सोरेन की आंखों में एक अजीब सी हैरत थी। अचानक किम की आंखों के सामने पूरी दुनिया खून जैसी लाल हो गई। वॉरियर किम सोरन के साथ अब बराबरी की टक्कर दे रहा था और इसी के साथ बैटल खत्म हुआ। हमारे हीरो ने सोरन एक फाइनल मूव से उसे उड़ा दिया। वो सीधा दीवार से रॉकेट की तरह जाकर टकराया। तो ये है हेवन स्लेइंग स्टार। अपनी ही ताकत से हैरान वॉरियर किम को अचानक याद आया कि उसने अपनी स्टूडेंट को लगभग तोड़ ही दिया है। वो दौड़कर उसके पास गया, एक कमजोर सी माफी के साथ। क्या मैं तुम्हें ठीक लग रही हूँ? लगता है उसे ये मजाक पसंद नहीं आया। बाद में एक महंगी सी बालकनी पर खड़े होकर हमारा हीरो अपनी स्टूडेंट की चिंता करने के बजाय अपने लेवल 6 के सपने देख रहा है। कितनी परवाह है ना? अपनी नई ताकत से भी हमारे हीरो का मन नहीं भरा। उसे और एक्सपीरियंस चाहिए था, जाहिर है, और ऐसे मौकों के लिए उसके पास हमेशा कोई ना कोई होता ही है। एक फोन कॉल के बाद वो सियोनसू वर्कफोर्स ऑफिस पहुंच गया। अरे देखो तो कौन आया है। वहाँ प्रेसिडेंट कांग ने उसका जोरदार स्वागत किया। तारीफों के वो पुल बांधे कि क्या कहने। अंदर बैठकर बात मुद्दे पर आई।
किम की एक रिक्वेस्ट पेंडिंग थी और इत्तेफाक से डायरेक्टर चोई ने उसी के लिए एक मिशन तैयार कर रखा था। टेरर फेडरेशन के गिरने के बारे में सुना है ना? डायरेक्टर चोई ने टेरर फेडरेशन के बारे में बताना शुरू किया, एक ऐसा ग्रुप जो गेम के उलट एक सरकारी रेड में बड़ी आसानी से खत्म हो गया। उन्होंने बताया कि हंटर्स एसोसिएशन इन बचे खुचे टेररिस्ट्स का पीछा कर रही थी, लेकिन उनमें से एक ऐसी जगह छिप गया जहां वो कुछ नहीं कर सके। अजीब जगह? हाँ, एक मॉन्स्टर विलेज। और क्योंकि हमारे हीरो के लिए मुश्किलें कभी काफी नहीं होती, पता चला कि वो टेररिस्ट एक म्यूटेंट भी था। वाह, क्या संयोग है। किम ने भी मान लिया कि मॉन्स्टर विलेज में सब एक परिवार की तरह हैं। पर प्रेसिडेंट कॉन्ग के लिए एक टेररिस्ट आखिर टेररिस्ट ही होता है, चाहे उसे कोई भी प्रोटेक्ट कर रहा हो। प्रेसिडेंट ने इसे किस्मत बताया और ठहाका लगाया, पर अगले ही पल अपने लेवल 6 का बहाना बनाकर पीछे हट गए। कितने उसूलों वाले हैं, है ना? उन्होंने टेबल पर एक तस्वीर आगे बढ़ाई, एक कैमिलियन म्यूटेंट की, जिसकी शक्ल पर ही उनके हिसाब से टेररिस्ट लिखा हुआ था। ये बंदा एक म्यूटेंट है? प्रेसिडेंट कांग कुछ कहते उससे पहले ही किम ने तस्वीर से नजरें हटाकर एक सपाट आवाज में कहा, ये बंदा म्यूटेंट नहीं है। तो ये म्यूटेंट असल में गेम के एपिसोड 1 का सेमी बॉस, एक बायो रीइंफोर्स्ड सोल्जर निकला। हमारे हीरो को सब कुछ कितनी अच्छी तरह याद है। उसे तुरंत समझ आ गया कि उस टेररिस्ट ने बेर को धोखा दिया है, और इसी भरोसे के साथ उसने अपना फैसला सुनाया। मैं ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। ये सोचकर कि सच जानने के बाद बेर जरूर उसकी बात सुनेगा, किम तुरंत मॉन्स्टर विलेज की ओर निकल पड़ा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, दूर से एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी, जिसने रात की खामोशी को चीर दिया। मॉन्स्टर विलेज में एक एक्सप्लोजन! कैमिलियन! उसे एहसास हुआ कि विलन ने अपनी चाल चल दी है। विलेज पहुंचने पर नजारा भयानक था। सारे बीस्ट्स जमीन पर बिखरे पड़े थे, धमाके से बेहाल। चीफ बेयर, जो खुद भी मुश्किल से खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। और तभी जैसे किसी फिल्म का हीरो गेम सीन में दाखिल हुआ, उसने आते ही ऐलान कर दिया कि ये एक मैजिक बर्स्ट बॉम्ब था। ब्लैक टाइगर सोड का मालिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन हमारे हीरो के पास हेलो हाय का टाइम कहाँ। उसने सीधे मुद्दे की बात की, या यूं कहें सीधा इल्जाम लगाया कि वो यहाँ टेरर फेडरेशन के कैमिलियन को ढूंढ में आया है। चीफ बेयर के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी साफ थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक म्यूटेंट दौड़ता हुआ आया। चीफ, स्केलेटन स्नेक और कमेलियन दोनों गायब हो गए हैं। असली विलन तो भाग चुके थे और विलेज में हर किसी को एक चलता फिरता बम बना गए थे। किम ने तुरंत सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ रहे थे। घायल जानवरों की चीखें गूंज रही थीं। अपनी आखिरी उम्मीद के साथ बुरी तरह घायल चीफ बेयर एक विशाल पेड़ की तरफ लड़खड़ाया। प्लीज हमें बचाइए। और फिर एक चमत्कार हुआ, या शायद नहीं, पेड़ से एक सुनहरी दिव्य रोशनी फूट पड़ी, जिसने पूरे विलेज को अपनी आगोश में ले लिया। तो उस दिव्य रोशनी ने सबको बचा लिया। हर कोई हैरान और खुश था, मानो कोई चमत्कार हो गया हो। हमारे हीरो ने इस इमोशनल मोमेंट को वेस्ट नहीं किया। उसने फौरन चीफ बेयर को बैरियर संभालने को कहा, क्योंकि वो खुद उन भगोड़ों को सबक सिखाने जा रहा था। चीफ की चिंता को नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी सारी डिटेक्शन स्किल्स एक साथ एक्टिवेट कर दी। मैं उन्हें जल्दी ढूंढकर वापस आऊंगा। और ये कहकर वो पलक झपकते ही अंधेरे जंगल में गायब हो गया। देखते हैं ये हीरो अकेला क्या कर पाता है। घने बैंगनी धुएं के बीच हमारा हीरो अपने दुश्मनों को ढूंढ रहा था। उसे यकीन था कि वे यहीं कहीं हैं। टीचर, और जैसे किसी फिल्म का सीन हो, धुएं में से बेक सोरेन मुस्कुराते हुए निकली।
कितनी परफेक्ट टाइमिंग है ना? मानो वो अपने क्यू का ही इंतजार कर रही थी। किम हैरान था कि वो वहाँ क्या कर रही है। उसने जवाब दिया कि किम ने ही तो उसे मदद के लिए बुलाया था। एक ऐसी बात जो हमारे हीरो को बिल्कुल याद नहीं। जैसे ही वो कुछ समझने की कोशिश करता है, उसे अचानक चक्कर आता है और वो लड़खड़ा जाता है। टीचर, आप ठीक तो हैं? वो खुद को संभालते हुए कहता है कि वो ठीक है, लेकिन उसकी थकी हुई हालत कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका शरीर इतना भारी क्यों लग रहा था। हीरो की हालत देखकर बेक सोरेन ने उसे आराम करने को कहा और जिम्मेदारी खुद लेने का ऑफर दिया। कितनी देखभाल करने वाली लड़की है ना? हमारा हीरो बेचारा, उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। Of course! एक खतरनाक मुस्कान के साथ उसने उसे सब कुछ उस पर छोड़कर एक ब्रेक लेने को कहा और फिर उसने उसे वो ब्रेक दे ही दिया। सीधा पेट में, शटाक, सीधा पेट में। एक परफेक्ट हिट होना तो यही चाहिए था, लेकिन हमारा हीरो तो बस मुस्कुरा रहा है। लगता है किसी को मजाक समझ नहीं आया। तुम्हारे जैसे हेल्यूसिनेशन के झांसे में कौन आएगा? और फिर वो दिखाता है अपना असली दांव। बेक सोरेन के धोखे के ठीक बीच में वो एक चमकती हुई सिरिंज घोंक देता है। क्या सीन है! उफ, ये होली वाटर है? ठीक उसी पल एक जोरदार बैंगनी धमाका होता है। लगता है असली पार्टी अब शुरू हुई है। धुएं के बीच से एक अजीब नजारा सामने आता है। एक म्यूटेंट की बॉडी से हड्डियों का एक सांप निकल रहा है। बड़ा ही क्रिएटिव तरीका है, नहीं? स्केलेटन स्नेक! हमारे हीरो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने एक म्यूटेंट को बम की तरह इस्तेमाल किया है। कुछ लोगों की सोच सच में कमाल की होती है। और वो टेररिस्ट, वो तो अपनी परफेक्ट प्लानिंग के बारे में ऐसे बता रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो। उसका मकसद था हमारे हीरो को फंसाना और अपनी एम्प्रेस को खुश करना। हाँ, तुम्हें लगता है कि मुझे हराने के लिए ये काफी है? लो जी, हमारे हीरो को अपने नए खिलौने दिखाने का एक और मौका मिल गया। वो फैसला करता है कि अपने हाल ही में पूरे किए गए ट्रेड्स के सेट को टेस्ट करने का ये सबसे अच्छा समय है। और फिर सामने आता है उसकी शक्तियों का पूरा मेन्यू। रेज, मैसेकर, सारे मजेदार नाम। अपनी मार्स स्वॉर्ड टेक्निक को वो मैचिंग अगेंस्ट 1000 के साथ मिलाता है। लगता है शो ऑफ का कोई चांस नहीं छोड़ना चाहता। और बस फिर क्या था, लाल रंग की एनर्जी का एक जबरदस्त तूफान उठता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है। ये क्या है? हमारे हीरो की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे बस इसी मौके का इंतजार था। तुम लोगों ने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। और फिर उसकी तलवार से निकली एक लाल लहर ने सब कुछ मिटा दिया। पलक झपकते ही पूरा मैदान लाशों से भर गया। बड़ा ही एफिशिएंट तरीका है काम खत्म करने का। वो अपनी ही बनाई तबाही को देख रहा था। शायद खुद भी अपनी ताकत से थोड़ा हैरान था। मार्स स्वॉर्ड टेक्निक, नाम तो काफी कूल रखा है। लगता है हमारे हीरो को लड़ाई के बीच में एक साइड क्वेस्ट मिल गया है। वो देखता है कि स्केलेटन स्नेक माना के ओवरडोज से तड़प रहा है और तुरंत बेयर चीफ को गॉड मदर ट्री से मदद मांगने के लिए कहता है। और बेचारा बेयर चीफ बिना एक पल सोचे उस चमकते पेड़ के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और पूरी शिद्दत से अपने दोस्त की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाता है। बहुत देर हो चुकी है, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। बेयर चीफ के चेहरे पर आया हुआ शौक देखने लायक था। उम्मीद की आखिरी किरण भी जैसे बुझ गई हो। तभी जमीन पर पड़े स्केलेटन स्नेक के शरीर से एक कमजोर सी आवाज आती है जो मुश्किल से अपने दोस्त का नाम पुकार पा रहा था। बेर, प्लीज मुझे मार दो। मरता हुआ दोस्त अपने ही दोस्त से मौत की भीख मांग रहा था।
बेयर चीफ का चेहरा देखने लायक था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लेकिन हमारे हीरो ने तुरंत सिचुएशन को समझ लिया। अगर स्नेक का माना कोर फट गया तो पूरा मॉन्स्टर विलेज तबाह हो जाएगा। हमेशा की तरह एकदम प्रैक्टिकल सोच। बेयर चीफ ने अपने दोस्त को मारने से साफ इनकार कर दिया, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। मेरे पास एक आइडिया है। और बस एक पल में सारी निराशा उम्मीद में बदल गई। हमारे हीरो ने एक ऐसा प्लान बताया जिसके फेल होने का चांस 90% था और जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन गॉड मदर की भविष्यवाणी का हवाला देकर उसने इस रिस्क को जरूरी बता दिया। बेयर चीफ पूरी तरह से हताश हो चुका था। वो हमारे हीरो से गिड़गिड़ा रहा था, उस 1% चांस के लिए भीख मांग रहा था। अगर स्केलेटन स्नेक को बचाने का 1% भी चांस है तो प्लीज कुछ करो। और हमारे हीरो ने बड़ी शांति से कुछ अजीब से ऑर्डर्स दिए। पहले तो एक बाथटब मंगवाया और फिर हंटर एसोसिएशन को अंदर बुलाने को कहा, जो शायद बाहर पिकनिक मना रही थी। कुछ ही देर में प्रेसिडेंट कांग अपनी टीम के साथ हाजिर हो गए। सामान लेकर ऐसे भागे आ रहे थे जैसे कोई इमरजेंसी डिलीवरी हो। प्रेसिडेंट ने पूछा कि और क्या चाहिए, और तब हमारे हीरो ने अपना असली पता खोला। एक ऐसी मांग जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। सभी रीइंफोर्स सोल्जर्स, मुझे तुम्हारे प्रोस्थेटिक आर्म्स से माना, कोर्स और लुब्रिकेंट्स चाहिए। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अपने ही साथियों के हाथ पैर मांग रहा था ये आदमी। प्रेसिडेंट कांग का तो जैसे गला ही सूख गया। कितना चाहिए तुम्हें? तो ये थी उसकी मांग। उन सभी सैनिकों के प्रोस्थेटिक आर्म से निकाला गया माना और ल्यूब्रिकेंट। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई पागल साइंटिस्ट अपने सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने वाला हो। मुझे इसका एक एक कतरा चाहिए। और फिर उसने वो सारा सुनहरा लिक्विड बाथटब में उड़ेल दिया, जहां स्केलेटन स्नेक दर्द से छटपटा रहा था। तो ये था उसका जीनियस प्लान, एक म्यूटेंट को बचाने के लिए उसे इंसानी शरीर देना। वाह क्या सोच है। हीरो ने खुद से ही बड़बड़ाया कि ये तरीका तो भविष्य में न्यूक्लियर वॉर के बाद इस्तेमाल होना था, पर ट्राई करने में क्या हर्ज है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपनी नजरें गॉड मदर ट्री की तरफ घुमाई और एक और मांग कर डाली। ये सिर्फ गॉडहुड तक पहुँचे किसी की कुर्बानी से ही मुमकिन है। गॉड मदर के खून की मांग पर सब चौंक गए, पर हैरानी की बात ये थी कि पेड़ बड़ी आसानी से मान गया और उसके खून की एक चमकती हुई बूंद हमारे हीरो के हाथ में रखी शीशी में टपकी। उसने पहले एक घूंट उस कंकाल को पिलाया। अजीब मेहरबानी थी ये। और एक मेरे लिए। हाँ, उसने खुद वो पी लिया, जिसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई। डिवाइन पावर, होली लाइट, रेडियंस, बड़े भारी भरकम नाम थे। उसे यकीन था कि इन 3 नए ट्रेड्स के साथ वो कुछ देर के लिए गॉडहुड की बराबरी कर सकता है। तो गॉड मदर की परमिशन का इस्तेमाल करके हमारा हीरो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच गया। चारों तरफ एक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। ये है गॉड मदर का स्पेस। लेकिन वो अकेला नहीं था। गॉड मदर ने 2 और गेस्ट्स को भी इनवाइट किया था, या कहूँ कि 2 सुनहरे देवता जो उसे घूर रहे थे। उन्हें देखते ही उसे अपनी औकात समझ आ गई। उसे लगा कि इन दैवी शक्तियों के सामने वो तो बस एक मामूली इंसान है। थॉर, गैया, ट्री गॉड मदर, तीनों देवताओं की ब्लेसिंग्स एक साथ चमक उठी। हमारे हीरो को लगा कि इस डिवाइन पावर से वो प्रोबेबिलिटी को भी तोड़ सकता है और सीधा हेवन पहुंच सकता है। और इसी कॉन्फिडेंस में उसने तीनों शक्तियों को मिलाकर एक जबरदस्त अटैक नीचे भेज दिया। एक लाइटनिंग बोल्ट ने स्केलेटन स्नेक को मारा। आखिर ये है क्या? तो जिस डिवाइन पावर की बात हो रही थी वो अब उसके कंट्रोल से बाहर हो गई। ये अभी क्या हो रहा है? और फिर वो एनर्जी बाथटब पर गिरी, एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ। धुआं छटा,
बाथटब सही सलामत था। अब जागने का टाइम आ गया है। और बस ऐसे ही हड्डियों का वो ढेर एक औरत में बदल गया। सक्सेस, ऐसा कह रहे थे वो लोग। वहां खड़े लोग, खासकर प्रेसिडेंट कांग, तो अपनी आंखें ही मलने लगे। शायद उन्हें लगा कि वो सपना देख रहे हैं। हे भगवान, क्या ये पॉसिबल भी है? लेकिन हमारे हीरो ने बड़े स्मार्टली क्लैरिफाई किया कि वो इंसान नहीं, एक एंड्रॉइड है। खैर, छोटी मोटी डिटेल ही तो है। वो नई एंड्रॉइड घास पर कदम रखती है, सदियों बाद दुनिया को महसूस करते हुए। हवा, मिट्टी की महक, कितना इमोशनल मोमेंट है। वॉरियर किम उसके पास जाकर उसे एक कपड़ा देता है और नई बॉडी के लिए मुबारकबाद देता है। वो लड़की या एंड्रॉइड जो भी है, शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। लगता है किसी को अपनी नई जिंदगी बहुत पसंद आ रही है। और जैसे ही उसे लगा कि उसके पास अब एक असली बॉडी है, वो अचानक लड़खड़ाकर गिरने लगी। हे स्नेक, तुम ठीक हो? ओनर, कुछ गड़बड़ हुई क्या? हमारा हीरो भी हैरान था। उसे पूरा यकीन था कि उसका प्लान परफेक्ट था। और तभी उसके हाथ में जादू से एक चमकदार चीज प्रकट हुई, जैसे किसी ने स्क्रिप्ट में अचानक एक नया आइटम डाल दिया हो। रुको, ये तो स्केलेटन स्नेक के क्वेस्ट का ट्रेजर SSR रिंग ऑफ द प्रॉफिट है। लड़की उस अंगूठी को देखती है और उसे गॉड मदर की कोई पुरानी भविष्यवाणी याद आ जाती है। लगता है कहानी में अब कोई नया ट्विस्ट आने वाला है। चीफ बेयर, जिसकी याददाश्त शायद गोल्डफिश से भी कम है, सिर खुजाते हुए भविष्यवाणी याद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमारी नई नवेली एंड्रॉइड को सब कुछ याद था। उसने हीरो का हाथ पकड़ा और धीरे से भविष्यवाणी सुनानी शुरू की कि जो भी उसे उसका खून और मांस लौटाएगा। मेरी किस्मत में उसे अपने शरीर का एक हिस्सा देना लिखा था। तो ये थी द रिंग ऑफ द प्रॉफिट, एक ऐसी डिवाइस जो गेम की सारी सीक्रेट जानकारी पहले ही बता दे, जैसे ट्रेजर चेस्ट में क्या है या किसी अनजान डंजन का नक्शा। मतलब चीटिंग करने का ऑफिशियल तरीका। क्या जैकपॉट है? लेकिन शायद ये गिफ्ट काफी नहीं था। स्नेक ने उसे एक चमकता हुआ माना कोर भी थमा दिया। हमारा हीरो थोड़ा हैरान था। उसे लगा कि अब म्यूटेंट न होने के बाद भी स्नेक को इसकी जरूरत पड़ेगी। नहीं, इट्स फाइन। तुम्हें लेवल 6 बनने के लिए। और बात अधूरी रह गई। लेवल 6 बनने के लिए क्या? लगता है इस डील के साथ कुछ और भी शर्तें जुड़ी थीं। स्नेक ने बताया कि गॉड मदर ने उन्हें एक लेवल 6 ब्लूप्रिंट दिया है। बड़ा अजीब ब्लूप्रिंट है, किसी पते पर लिखा हुआ। खैर, मानना पड़ेगा। इसके मुताबिक तुम्हें दूसरे म्यूटेंट्स के माना कोर भी लगेंगे। दूसरे म्यूटेंट्स के माना कोर? हमारा हीरो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, चीफ बेयर गरजते हुए आगे बढ़ा। मेरे सारे माना कोर्स ले लो। और बस जैसे कोई बांध टूट गया हो, हर कोई अपने माना कोर देने के लिए चिल्लाने लगा। इस दरिया दिली को देखकर हमारा हीरो बस मुस्कुरा दिया। इन सब की कीमती यादें। हमारा हीरो इन तोहफों को देखकर काफी इमोशनल हो गया, या शायद बस एक्टिंग कर रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पलक झपकते ही सीन बदल गया। हम एक मॉडर्न शहर में थे, जहां एक बहुत ऊंची चमचमाती बिल्डिंग आसमान छू रही थी। अंदर उसके स्टूडेंट्स हैरान थे। बिल्डिंग को देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। बेक सोरेन ने हिम्मत करके पूछा कि क्या ये शानदार जगह सच में उनकी है? हाँ, पैसा ही पावर है। बिल्डिंग के गेट पर डायरेक्टर चोई ने ब्राजोस फैलाकर उनका स्वागत किया। हमारे हीरो ने उन्हें अपना नया बिल्डिंग मैनेजर जो बनाया है, अब वो बिजनेस पार्टनर्स हैं। डायरेक्टर ने टूर देने की पेशकश की, लेकिन बेचारी स्टूडेंट्स को तो बस भूख लगी थी। खाने का नाम सुनते ही उनकी आंखें चमक उठीं। नहीं, ट्रेनिंग रूम चलो। पर हमारे हीरो के प्लान्स कुछ और ही थे।
एक झटके में खाने का सपना तोड़कर उसने सबको ट्रेनिंग के लिए घसीटने का फैसला किया। स्टूडेंट्स के चेहरे देखने लायक थे। काली कुरात लेवल 3 और ट्रेनिंग शुरू होते ही जेनेट जो लेवल 4 पर है एक जबरदस्त ब्लॉक करती है। दोनों की तलवारें एक जोरदार धमाके के साथ टकराती हैं। चिंगारियां हवा में उड़ रही हैं। काफी ड्रामेटिक सीन है, मानना पड़ेगा। और हमारा हीरो वो बस दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा है। उसके इक्विप्ड ट्रेड्स को देखकर लगता है कि वो इनसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। और क्यों न हो, आखिर वो लेवल 6 पर जो है इन लड़कियों से 2 लेवल आगे। ये तो बस उसके लिए एक शो जैसा है। तो हाँ, वो बस वहाँ खड़ा है अपनी तलवार लिए और अपनी नई टीम को लड़ते हुए देख रहा है। उसे लग रहा है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। प्रॉफिट की रिंग की बदौलत उसे लेवल 6 तक पहुंचने का रास्ता मिल गया और उसने ईस्टर्न आर्मी की अल्टीमेट टेक्निक ब्लैक टाइगर स्वॉर्ड्समैनशिप भी हासिल कर ली। सिस्टम ने उसे हेलफायर नाम की एक और स्किल भी दे दी। उसके चेहरे की शैतानी मुस्कान देखकर लगता है कि वो अपनी पावर से काफी खुश है। इतने सारे नए ट्रेड्स के साथ उसे यकीन है कि हाई टियर ट्रेड मास्टर ऑफ स्वॉर्ड्स अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इन सब शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए उसकी करंट माना कल्टीवेशन टेक्निक नाकाफी है। असल में हालत इतनी खराब है कि उससे अपनी पुरानी मार्स स्वॉर्ड टेक्निक भी कंट्रोल नहीं हो रही। तो अपनी छोटी सी माना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे हीरो ने एक ग्रैंड प्लान बनाया है। उसे उस जगह जाना होगा, उस जगह जहाँ गॉड रहते हैं। और सीन बदलता है स्वीडन के स्टॉकहोम ग्रैंड पैलेस पर। आसमान में तैरता हुआ एक महल, काफी शानदार नजारा है। हमारा हीरो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन एक एंजल गार्ड उसे रोक लेती है। वो उसे बड़े प्यार से समझाती है कि चाहे वो ऑनररी पैलेडिन ही क्यों ना हो, लेवल 7 से पहले अंदर जाना खतरनाक है, एंट्री नहीं मिलेगी। किम सुहो थोड़ा शर्मिंदा होकर सिर खुजलाता है। उसे ये पहले से ही पता था, या शायद वो बस दिखावा कर रहा है। आखिर कौन अपनी बेइज्जती मानना चाहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। ये सुनते ही हमारे हीरो ने तुरंत एक मिथिकल आइटम निकाला, रिग्रेट ऑफ मिस्टलटेन। गार्ड की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। लगता है उसे पता है कि ये कितनी कीमती चीज है और उसने खुशी खुशी उसे रास्ता दे दिया। हमारा हीरो एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ आगे बढ़ा। मैं तुम्हें सबसे जबरदस्त लाइटनिंग देखने का मौका दूंगा। और क्यों न हो, उसने इस पल की तैयारी पहले से जो कर रखी थी। सीन फ्लैशबैक में जाता है कुछ देर पहले स्वीडन प्लाजा। यहाँ थॉर से मिलने से पहले किम सुहो ने अपनी ग्रैंड एंट्री के लिए एक छोटी सी तैयारी की थी। फ्लैशबैक में किम सुहो रिग्रेट ऑफ मिस्टलटन क्वेस्ट के लिए मार्केट में कुछ खास लोगों को ढूंढ रहा था। तभी एक भारी हाथ उसके कंधे पर आ टिका। एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, बहुत टाइम हो गया ब्रदर। ये सिगमंड था, एक पुराना साथी। किम सुहो हैरान था, इतनी बड़ी दुनिया में ये अचानक मुलाकात कुछ ज्यादा ही फिल्मी नहीं है। सिगमंड ने खुशी से बताया कि वो और उसकी पत्नी अपने होने वाले बच्चे के लिए ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। इस लवी डबी सीन को देखकर किम सुहो के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, नॉर्स की होली लैंड और बच्चों को ब्लेस करने वाला गॉड, कहीं ये वही तो नहीं। किम सुहो ने हैरानी से पूछा कि क्या वे दोनों एक मरी हुई देवी फ्रिग का आशीर्वाद लेने आए हैं। अजीब लोग हैं, मरे हुए लोगों से उम्मीद लगा रहे हैं। सही कहा, लेकिन एक भविष्यवाणी थी। और फिर उसने एक पुरानी रहस्यमयी भविष्यवाणी का जिक्र किया। आसमान में तैरता महल, सबसे नीची जगह पर रखा एक रून और दुनिया में व्यवस्था लाने का वादा। किम सुहो ने तुरंत पहेली सुलझा ली, या उसे ऐसा लगा। सिगमंड ने गर्व से उन्हें मिला रून दिखाया, बस एक पुराना कागज का टुकड़ा। किम सुहो ने शक से उसे हाथ में लिया, सोच रहा था कि रून का मतलब सीक्रेट भी हो सकता है। और जैसे ही उसकी नजर कागज पर पड़ी, हैं?
सिगमंड ने किम सूहो का बदला हुआ एक्सप्रेशन देखा। जाहिर है उसे उस कागज पर कुछ ऐसा दिखा जिसने उसे हिलाकर रख दिया। किसी पुराने खत में इतनी क्या बड़ी बात हो सकती है? ये तो मिस्टल्टन की बर्थ स्टोरी। और बस सारी पहेली सुलझ गई। किम सूहो को यकीन हो गया कि यही वो लोग हैं जिनकी मदद करके उसका क्वेस्ट पूरा होगा। एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसने उन दोनों को अपने साथी कहा और उनकी यात्रा में शामिल होने की इजाजत मांगी। और पलक झपकते ही सीन बदल गया। हम एक भयानक जंग के मैदान के बीचों बीच थे। हर तरफ तबाही और मॉन्स्टर्स। मतलब चल क्या रहा है यहाँ? क्या ये वही मैदान है जिसका जिक्र प्रोफेसी में था? सिगमंड ने हामी भरते हुए उस उड़ते हुए जहाज की तरफ इशारा किया जो शायद भविष्यवाणी वाला स्काई शिप था। कहानी बिल्कुल सीधी साधी चल रही है। तो ये है वो लेजेंडरी शिप स्किड ब्लैडनर, सोने का बना, आसमान में तैरता हुआ। किम सूहो की आंखें तो जैसे चमक उठी। लगता है कोई पुराना खिलौना देख लिया हो। स्किड ब्लैडनर। उसके दिमाग में तो जैसे गेम के स्टैट्स चल रहे थे। पोर्टेबल किला, उड़ने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर, उससे ये किसी भी कीमत पर चाहिए था। एक गेमर का लालच साफ दिख रहा था। और फिर आती है कहानी की सीधी साधी भविष्यवाणी। रून लेकर शिप पर चढ़ो और टाइटन्स को हरा दो, दुनिया बच जाएगी। किम सूहो ने तुरंत प्लान बना लिया। कितना आसान है ना? लेकिन सिगमंड के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने उस लड़के के बचकाने जोश को एक पल में ठंडा कर दिया, ये याद दिलाते हुए कि इस शिप को पाने की कोशिश में पहले ही कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। सिगमंड की चेतावनी पर किम सूहो की पकड़ और कस गई, जैसे कोई उसकी काबिलियत पर सवाल उठा रहा हो। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, आसान नहीं होगा ना, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। पागलपन भरी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। यकीन नहीं होता कि यही आदमी दुनिया बचाने वाला है।